ओके। सो आज हम लोग चेक करेंगे कि शियर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कब होती है और कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। एन आर सी सी बीम हैज़ एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 450 mm एंड ए ब्रेड्थ ऑफ 250 mm. It is reinforced with 4 bar of 18 mm diameter. Design the shear reinforcement if M20 grade of concrete and Fe 415 steel is used and beam is subjected to a shear force of 150 kilonewton. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो क्या है। हमारे पास विड्थ अवेलेबल है 250 mm का, हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ अवेलेबल है 450 mm का। हमने 4 बार ऑफ 18 mm डायमीटर के लिए एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है जो कि आ रहा है 1017.8 mm²। हमारे पास ईयर फोर्स अवेलेबल है 150 किलो न्यूटन और M20 कंक्रीट के लिए FCK अवेलेबल है 20 न्यूटन पर mm² एंड Fe 415 स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी अवेलेबल है 415 न्यूटन पर mm²। सो IS कोड पेज नंबर 72 आर्टिकल 40.4 के अकॉर्डिंग हम शियर इन्फोर्समेंट तभी डिज़ाइन करते हैं, तभी प्रोवाइड कराते हैं जब नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड कर जाता है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके आर्टिकल 40.4 में क्लियरली मेंशन है कि जब आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड करता है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को तभी हम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, डिज़ाइन कराते हैं। और अगर नहीं करता है तो हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या नॉमिनल शियर स्ट्रेस एक्सीड कर रहा है डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ को कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या है, आपको फैक्टर्ड शेयर फोर्स पता लगाना है। अगर क्वेश्चन में फैक्टर्ड शेयर फोर्स या अल्टीमेटेड शेयर फोर्स, डिज़ाइन शेयर फोर्स वैल्यूज़ अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको फैक्टर्ड शेयर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ शेयर फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, अनफैक्टर्ड वैल्यू है, तो इसको हम फैक्टर्ड में कन्वर्ट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारे पास आ रहा वो है 225 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में नॉमिनल शियर स्ट्रेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपके अभी IS कोड के पेज नंबर 72 आर्टिकल 40.1 में क्लियरली मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्या फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास, क्या है, फैक्टर्ड शेयर फोर्स अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ। हमारे पास फैक्टर्ड शेयर फोर्स अवेलेबल है 225, इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं और विड्थ अवेलेबल है, इफेक्टिव डेप्थ भी अवेलेबल है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है 2 न्यूटन पर mm²। ओके, तो हमारे पास नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है। अब हम आपके IS कोड की पेज नंबर 72 आर्टिकल 40.2.3 आर्टिकल को सेटिस्फाई कराते हुए हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस वैल्यू को मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कंपेयर कराते हैं। ठीक है, और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपकी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कम नहीं हुई, ज़्यादा हुआ तो आपको सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी चेक किया है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू हमने पता लगा लिया जो कि आपको IS कोड के पेज नंबर 73 आर्टिकल टेबल नंबर 20 से मिल जाएगा, जो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ की वैल्यू अवेलेबल है। तो M20 कंक्रीट के लिए टाउ सी मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वैल्यू है 2.8 न्यूटन पर mm²। तो हम लोगों ने कंपेयर कराया नॉमिनल शियर स्ट्रेस से, तो क्या मिला कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका लेसर देन है टाउ सी मैक्स से, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, और यही हमें चाहिए भी। तो हम लोगों ने नॉमिनल शियर स्ट्रेस पता लगा लिया और उसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ से कंपेयर करा लिया। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को भी पता लगा लेते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको IS कोड का पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 देखना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ उस टेबल में। तो जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है कि डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता लगाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। पहला क्या, कंक्रीट का ग्रेड अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा क्या, हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो अवेलेबल है हमारे पास M20, तो हमें पता चल गया कि हमें इसी कॉलम को
फॉलो करना है। अब हमें परसेंटेज ऑफ स्टील पता लगा लेना है। तो जब हमारे पास परसेंटेज ऑफ स्टील अवेलेबल हो जाएगा, तब हम आराम से टाउ सी यानी कि डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता लगा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि परसेंटेज ऑफ स्टील पहले पता लगा लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो फॉर्मूला आपके उस टेबल में दिया हुआ था, दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ। तो हमारे पास सबकी वैल्यू अवेलेबल है, हमने एस टी कैलकुलेट करके रखा हुआ था स्टार्टिंग में। विड्थ अवेलेबल है, इफेक्टिव डेप्थ भी अवेलेबल है, तो हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला जो कि कितना आ रहा है 0.9%। ठीक है, तो यही चीज़ हमें चाहिए। हमारे पास कॉन्क्रीट का ग्रेड अवेलेबल है, परसेंटेज ऑफ स्टील पता लगाना ही था। तो दोनों की मदद से हम उस टेबल को देखते हैं और टेबल में टाउ सी यानी कि डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पता लगाते हैं। तो जैसा कि टेबल में दिख रहा होगा, M20 ग्रेड यानी कि हमें ये कॉलम तो फॉलो करना ही है। परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोगों ने 0.9% निकाला था, तो 0.9% लाई करेगा 0.75 और 1 के बीच में। ठीक है, तो जब दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है तो हम इंटरपोलेशन की मदद लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 0.9 परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए इंटरपोलेशन की हेल्प ली। तो इंटरपोलेशन की हेल्प से जो हमारे पास डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस से कंपेयर कराते हैं। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हमारा आया था 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने कंपेयर कराया और कंपेयर कराने पे क्या मिला हमें कि हमारा जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो एक्सीड कर रहा है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था पहले कि जब नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एक्सीड करता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, तब हमें शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना होता है। तो इस केस में भी हमें शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना ही करना है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, हैंस शेयर इन्फोर्समेंट इज़ टू बी प्रोवाइडेड। ठीक, तो अब हम शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो शेयर इन्फोर्समेंट कौन सा प्रोवाइड कराना और कितने डाया का प्रोवाइड कराना पहले कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप प्रोवाइड कर रखा हुआ है एज ए शेयर इन्फोर्समेंट और 8 mm डायमीटर का रखा हुआ है। ठीक है, अब वर्टिकल स्टीरअप्स में भी कई होते हैं, कितने टाइप के होते हैं वो उसके लेग पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप्स 2 लेग्ड का प्रोवाइड करके रखा हुआ जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है। तो मैंने लिखा हुआ क्या कि लेट प्रोवाइड 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स ऑफ 8 mm डायमीटर। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू कंसीडर करके रखी हुई क्या कि हम 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स 8 mm डायमीटर का प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 लेग्ड, 1 लेग्ड, 3 लेग्ड, 4 लेग्ड का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि हमें कौन सा शेयर इन्फोर्समेंट देना और कितने डाया का देना है, अब हम वो शेयर की वैल्यू पता लगाते हैं जिसके लिए हमें वर्टिकल स्टीरअप्स यानी कि शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हमको IS कोड का पेज नंबर 73 देखना पड़ेगा। तो पेज नंबर 73 पे साफ साफ लिखा हुआ क्या कि शेयर रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू कैरी ए शेयर इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। ठीक है, तो हमें इतने शेयर के लिए ही शेयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना है। तो वही हम स्टेप में पता लगा लेते हैं कि कितने शेयर की रिक्वायरमेंट है। सो स्टेप में हम लोगों ने शेयर टेकन बाय वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला दिया हुआ था IS कोड में, दैट इज़ फैक्टर शेयर फोर्स माइनस टाउ सी यानी कि डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। तो हमें सबकी वैल्यू पता है। हमारे पास VU यानी कि फैक्टर शेयर फोर्स 225 225 किलो न्यूटन अवेलेबल था, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाउ सी डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने अभी निकाला था 0.596। विड्थ हमारे पास अवेलेबल है 250 और इफेक्टिव डेप्थ भी अवेलेबल है 450। तो हमारे पास जो शेयर वैल्यू आ रही है जिसके लिए हमें शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना है वो है 157.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जब हमारे पास शेयर की वैल्यू आ गई है जिसके लिए हमें शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना है, अब इस शेयर इन्फोर्समेंट के लिए हम स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके IS कोड के पेज नंबर 73 फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या फार्मूला अवेलेबल हमारे पास, दैट इज़ 0.87 FY ASV। ASV क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप्स लेग। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव डेप्थ अपॉन शेयर टेकन बाई वर्टिकल स्टीरअप्स। तो ASV क्या चीज़ है इसमें, ASV जैसा मैंने बताया क्या टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप्स लेग, वो कैसे मिलेगा,
आप जो लेग की वैल्यू होगी, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लेग प्रोवाइड करके रखा हुआ है, आप उसको एक बार के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो कि 8 बार हमने ऑलरेडी कंसीडर किया करके रखा हुआ है। तो हम लेग को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 लेग हमने कंसीडर किया हुआ है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप्स लेग अवेलेबल हो जाएगा। और हमने शियर टेकन बाय वर्टिकल स्टेप्स निकाल के रखा ही हुआ है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास स्पेसिंग की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 103.4 mm। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम चेक करा लेते हैं कि आईएस कोड में जो मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है स्पेसिंग के लिए, जो कि आपको आईएस कोड के पेज नंबर 47 आर्टिकल 26.5.1.5 दैट इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट से मिल जाएगा। तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पेसिंग जो वर्टिकल स्टीरप्स की होनी चाहिए वह 0.75 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, जो हमारे पास निकल करके आ रहा है 337.5 mm। और किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी केस में 300 mm को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो दो हमारे पास क्राइटेरिया अवेलेबल है मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए, तो हम दोनों से कंपेयर कराते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल स्पेसिंग है वो इन दोनों से बिलो देन है, तो हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमने इसको प्रोवाइड करा दिया और लास्ट में स्टेटमेंट मेंशन कर दिया क्या कि प्रोवाइड 2 लेग्ड 8 mm डाया वर्टिकल स्टीरप्स एट द रेट 104 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है।